हेलो दोस्तों। मुझे याद है कि आज से कुछ सालों पहले तक अक्सर हमारे देश में एक बहुत ही डिस्कशन बहुत ज़्यादा एक आम था। वो डिस्कशन क्या था? वो डिस्कशन हमारी अर्थव्यवस्था को लेकर था, हमारी इकॉनमी को लेकर था। अक्सर आपको ऐसा जो है डिस्कशन कभी टीवी चैनलों पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू, कभी सोशल मीडिया पे, कभी जो है प्रिंट मीडिया पे सुनने को मिलता था। अक्सर यह सुनने को मिलता था। कभी हम जो है फॉरेन ट्रेड के बारे में बात कर रहे होते थे, कभी हमारे जीडीपी क्यों इतना कम ग्रो कर रही है उसके बारे में बात कर रहे होते हैं, क्यों बेरोज़गारी बढ़ती चली जा रही है उसके बारे में बात कर रहे थे। और अक्सर बहुत ज़्यादा बात इस बारे में भी होती थी कि जो है डॉलर बहुत महंगा हो रहा है, रुपए टूट रहा है, डॉलर की वैल्यू प्राइस लगातार इंक्रीज़ होती जा रही है। लेकिन अभी हाल ही के दिनों में कुछ समय से ये देखने को मिला है, बहुत काफ़ी सालों से, कि अब इसके बारे में डिस्कशन बिल्कुल उतना ज़्यादा डिस्कशन नहीं रह गया, या बिल्कुल एक तरीके से डिस्कशन ही नहीं रह गया। आप कहीं भी देखें तो इस तरीके का डिस्कशन शायद ही बहुत ही कम ही आपको सुनने को मिले इकॉनमी के ऊपर। या तो ऐसा लगता है कि जैसे कभी-कभी तो ऐसा भी महसूस होता है कि हमारी इकॉनमी में अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं बची है इस तरीके की। ना ही हमारी इकॉनमी में अनएम्प्लॉयमेंट है, ना ही हमारे पास जीडीपी की कोई प्रॉब्लम, ना ही इकॉनमी की कोई प्रॉब्लम है। खैर, लेकिन अब हाल ही के दिनों में जब से ये कोरोना वायरस जैसी महामारी जो इसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लिया हुआ है, तो इसकी वजह से एक बहुत ही चर्चा शुरू हुई है धीरे-धीरे। ये चर्चा इस बात पे शुरू हुई है कि ये ख़त्म होने के बाद, ये जो महामारी और पैंडेमिक ख़त्म होने के बाद देश के इकॉनमी के क्या हालात होंगे, पूरी दुनिया के इकॉनमी के क्या हालात होंगे। तो इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे कि हमारे देश में क्या हालात होंगे हमारी इकॉनमी के। हमारी खासकर हम यहाँ पे आज डिस्कशन करेंगे जीडीपी के बारे में, कि जीडीपी अक्सर हम लोग बात करते हैं, हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे जीडीपी क्या होती है, कैसे जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं, और हमारी करंट जीडीपी अभी क्या है, और आगे आने वाले समय में हमारे जीडीपी पे जो कोरोना वायरस का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, जो लिंक के थ्रू, और इस तरीके के, ताकि आपको इस तरीके के आगे वीडियोस मिलते रहें। तो हम शुरू। सबसे पहले हम बात करते हैं नेशनल इनकम की। तो नेशनल इनकम नॉर्मली अगर इसकी हिंदी मीनिंग देखें तो नेशनल इनकम का मतलब हो गया राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय, राष्ट्र की आय, हमारे देश की आय, तो उसी को हम क्या कहेंगे, नेशनल इनकम। अब राष्ट्र बनता कैसे है? राष्ट्र बनता है लोगों से, देश बनता किससे? लोगों से बनता है। तो ये हमारी इनकम भी किससे बनेगी? नेशनल इनकम भी बनेगी लोगों से बनेगी। हमारी इनकम, आपकी इनकम, है ना, देश के हर एक आदमी की इनकम, वही टोटल इनकम जो क्या हो जाएगी, उन सब की इनकम को ऐड करने के बाद कौन सी इनकम आ जाएगी? हमारे पास नेशनल इनकम आ जाएगी। अब हमारी इकॉनमी में अलग अलग तरीके के लोग हैं, बिजनेसमैन भी हैं, सर्विस क्लास भी है, और बहुत सारे इस तरीके के मजदूर तबका भी है, मिडिल क्लास भी है। तो सबकी अपनी अपनी इनकम होती है। किसी की इनकम बिजनेस के थ्रू आती है, किसी की इनकम सैलरी के थ्रू आती है, किसी की इनकम मजदूरी के थ्रू आती है। इन सब की टोटल इनकम को जोड़ना है। नेशनल इनकम हमेशा मनी वैल्यू की बात करता है। हम यहाँ पे सिर्फ पैसे की बात करते हैं, किसी सामान की नंबर और प्रोडक्ट की बात नहीं करेंगे, सामान की बात करेंगे। अब अगर हम बात करें एक आदमी की जो पर्सनल इनकम होती है, हमारी इनकम फॉर एग्जांपल ले लें, हम अपनी इनकम को किस तरीके से, वो हमारी इनकम कहाँ कहाँ हम इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो है, जो हर आदमी करता है अपनी इनकम की, वाई इज इक्वल टू, हम समझ लेते हैं इनकम हमारी। तो हम अपनी इनकम को क्या करते हैं? सबसे पहले कंजम्पशन करते हैं। क्या करते हैं? कंजम्पशन। दो ही चीज़ करते हैं नॉर्मली, दो या तीन चीज़ें जैसे इसमें है। एक तो हम खा लेते हैं, सिंपली आप समझ लीजिए। दूसरा बचा लेते हैं। तीसरा जो है कंपलसरी पेमेंट करना है, जिसको हम क्या कहते हैं, टैक्स कहते हैं, जो गवर्नमेंट को देते हैं, वो हमको देना ही देना है। अब ये टैक्स कभी डायरेक्ट फॉर्म में जाता है, जैसे इनकम टैक्स हो गया, और कभी इनडायरेक्ट फॉर्म में जाता है, जो कंजम्पशन के थ्रू हम जीएसटी वगैरह पेमेंट करते हैं। जो भी सामान खरीदेंगे उस पर देता रहेगा, वो इनडायरेक्ट के थ्रू जाएगा। इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो सिंपल सी बात है, या तो हम खाएंगे, या तो हम बचाएंगे, और तीसरा काम क्या करेंगे? हम खाएंगे, बचाएंगे, और तीसरा काम क्या करेंगे? हम टैक्स देंगे। तो यही हमारी एक आदमी की इनकम यही तो होती है। इसके अलावा तो कुछ और होता नहीं है। कोई चौथा कोई कंपोनेंट है, आपको कोई चौथी चीज़ नहीं मिलेगी। यही तीन चीज़ों में हमारी इनकम जाती है, ठीक है ना। तो अब ये हमारी एक आदमी की इनकम की बात है। कंजम्पशन का मतलब, कंजम्पशन का क्या मतलब होता है? जितने भी हमारे घरेलू खर्चे हैं, सबको हम कंजम्पशन कहते हैं। चाहे वो खाने की बात करें, चाहे वो पहनने की बात करें, कोई चीज़ परचेज़ करने की बात करें, घूमने टहलने पे जो खर्च हो रहा है वो है, मेडिसिन पे जो खर्च हो रहा है वो भी है, बच्चों की पढ़ाई पे जो खर्च हो रहा है वो भी है ना, हेल्थ फैसिलिटीज़ पे जो खर्च हो रहा है वो भी है ना, खुद अपने ऊपर जो खर्च कर रहे हैं, जितने भी आप खर्च कर रहे हैं, जो भी आपका एक्सपेंडिचर हो रहा है, उन सब को हम क्या कहेंगे? कंजम्पशन कहेंगे, ठीक है। अलग अलग तरीके का लोगों का कंजम्पशन होता है, लेकिन जो भी आप खर्च करेंगे वो सब आपका कंजम्पशन ही कहा जाएगा।
आप इसको कह सकते हैं कंजम्पशन, ठीक है ना। कंजम्पशन आप उपभोग करेंगे, उसको यूज़ करेंगे, यूटिलाइजेशन करेंगे अपने पैसे को। दूसरी चीज़ आप सेविंग करेंगे। सेविंग ये एक सिंगल आदमी की बात है, सिंगल आदमी का कंजम्पशन। अगर हमने पैसा बचाया तो उसको सेविंग कहेंगे। अब सेविंग हम करेंगे कहाँ पे? सेविंग हम करेंगे बैंक में। कहाँ पे करेंगे सेविंग? बैंक में करेंगे। अब बैंक का पर्पस क्या होता है? बैंक्स क्या करते हैं कि बैंक का जो इन्वेस्टमेंट का पर्पस ही होता है, बैंक का जो बिजनेस होता है वो उधार पे पैसे को उठाना होता है। तो उस पैसे को जो आपकी जो, और उसके लिए क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों का पैसा इकट्ठा करते हैं, तो वो सारी सेविंग्स आपको इकट्ठा करके वो क्या करेंगे, दूसरे को उधार दे देंगे, है ना, लोन पे दे देंगे। खासकर जो बड़ा लोन दिया जाता है, वैसे तो बहुत सारे लोन मिलते हैं बैंक्स में, है ना, जो है क्या नाम है, बहुत सारे नंबर्स ऑफ लोन है, लेकिन बहुत बड़ा जो लोन दिया जाता है, मेनली जो पर्पस होता है वो बिजनेसमैन को दिया जाता है। अक्सर आपने अलग अलग लोगों के नाम सुने होंगे कि कितने बड़े बड़े लोन लोगों ने लिए और लेके पैसे भाग भी गए, ठीक है। तो वो लोन बिजनेसमैन को मेन पर्पस दिया जाता है। बिजनेसमैन भी जो लोन लेता है वो घर पे रखने के लिए नहीं लेता है, बल्कि वो क्या करता है, इन्वेस्टमेंट कर देता है। उस लोन को क्या कर देता है, इन्वेस्टमेंट कर देता है। तो अगर हम सेविंग की बात करें तो सिंगल आदमी के लिए, हमारे लिए तो सेविंग है, लेकिन वही कंट्री के लिए वो क्या बन जाती है आगे चल के, इन्वेस्टमेंट बन जाता है, ठीक है ना। तो ये इन्वेस्टमेंट करता है बिजनेसमैन, और इन्वेस्टमेंट जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा हमारी इकोनॉमी ग्रोथ करेगी। क्योंकि बिकॉज क्या होगा, इन्वेस्टमेंट जब होगा तो प्रोडक्शन होगा, जब प्रोडक्शन होगा तो लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार भी मिलना शुरू होगा, और जब रोजगार को लोगों को मिलेगा तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छा होगा। वहाँ से बहुत सारी डिमांड क्रिएट होगी, एजुकेशन की डिमांड, बहुत सारी डिमांडें क्रिएट होंगी। तीसरा जो टैक्स की बात करें, वो टैक्स जो होता है वो गवर्नमेंट के रेवेन्यू होती है ना। आप दे रहे हैं वो टैक्स है ना, एक सिंगल आदमी देता है वो टैक्स है, लेकिन वो सब लोगों का एक साथ जो मिल के जो उनके पास जाता है उसको हम क्या कहते हैं, गवर्नमेंट रेवेन्यू हो जाता है, वो बन के गवर्नमेंट रेवेन्यू। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट रेवेन्यू अपने पास रखती नहीं है, बल्कि वो एक्सपेंडिचर के फॉर्म में हम ही को वापस कर देते हैं। अक्सर सुना होगा आपने, गवर्नमेंट इज बाय द पीपल, फ्रॉम द पीपल, टू द पीपल, हम ही में से है, हमारे लिए ही है ना। तो गवर्नमेंट क्या करती है, एक्सपेंडिचर के थ्रू उसको खर्च कर देती है ना। एक्सपेंडिचर किस पे करती है, मेडिकल फैसिलिटीज़ हो गया, एजुकेशन हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, पब्लिक हेल्थ हो गया, इन सारी चीज़ों पे क्या करती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर देती है। तो ये एक आदमी की खर्च है। इनकम को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हमने किया है, नॉर्मली ये ऐसे ही होता है, ठीक है। अब ये हम इनकम के बारे में बात करते हैं, तो नेशनल इनकम हमारी क्या होती है। नेशनल इनकम में हम क्या बात कर रहे हैं, सबसे पहले कंजम्पशन। अब यहाँ पे हम एक आदमी की कंजम्पशन की बात नहीं कर रहे हैं, पूरी कंट्री की कंजम्पशन। कंजम्पशन, इस बात को ध्यान रखना है कि कंजम्पशन कितने रुपए का कंजम्पशन है, रुपए की बात हो रही है, पैसे की बात हो रही है, करेंसी की बात हो रही है। यहाँ पे कितनी चीज़ों का प्रोडक्ट कंजम्पशन है वो नहीं है, कितनी फ्रिज खरीदी, कितना कूलर खरीदा, कितना लैपटॉप परचेज किया, ये नहीं, बल्कि कितने रुपए का आपने कंजम्पशन किया है, ठीक है ना। दूसरा इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, कंजम्पशन है, इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। हमने वहाँ पे सेविंग की बात की थी, वो स्मॉल फॉर्म था, या उसको आप नैरो टर्म्स कह सकते हैं, एंड इन्वेस्टमेंट इज ब्रॉड टर्म, ठीक है ना। ये बड़ा पूरे कंट्री के लिए होगा तो इन्वेस्टमेंट। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी में दो तरीके के लोग होते हैं, एक तो जो कंजम्पशन करते हैं, जो डिमांड करते हैं, दूसरा जो प्रोडक्शन करते हैं, तो उनके लिए ये इन्वेस्टमेंट होता है। अब देखिए, कंजम्पशन की अगर बात करें तो कंजम्पशन डिपेंड करता है हमारे इनकम पे, कि हमारे पास पैसा कितना है। जितना ज़्यादा पैसा होगा उतना ज़्यादा हम कंजम्पशन करेंगे, उतना ज़्यादा चीज़ों को खरीदेंगे, उतना ज़्यादा हम यूटिलाइजेशन करेंगे। दूसरा, इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है कंजम्पशन के ऊपर भी, कि लोगों का कंजम्पशन पैटर्न क्या है, तो उसी हिसाब से हम ये डिसाइड करेंगे कि इन्वेस्टमेंट हमको कितना करना है, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट कितना हमको करना है, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। कंजम्पशन, ये इन्वेस्टमेंट इस बात पे डिपेंड करेगा, क्योंकि हर बिजनेसमैन जो पर्पस होता है उसका पर्पस क्या होगा कि भाई प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट कमा ले। तो वो ये देखेगा डिमांड कितनी ज़्यादा है, या जो उसको रिटर्न मिलने वाला है, ठीक है ना, जो उसके जो पैसा रिटर्न मिलने वाला है, मतलब वो 1 रुपया लगा के कितना पैसा और एक्स्ट्रा कमा सकता है। आप ये समझ लीजिए कि वो पहला चीज़ तो उस पर डिपेंड करेगा। दूसरी बात ये डिपेंड करेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट से। मैंने पहले ही बताया कि जो ज़्यादातर जो पैसा लेगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोन से लेगा, तो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर कम होगा, ब्याज दर कम होगी, तो वो उसका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, और जब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा तो एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा होगा ऑब्वियसली, ठीक है ना। तीसरी चीज़ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, मैंने आपको बताया कि सरकार की जो खर्च है उसको भी हम इसमें ऐड करेंगे, कितने रुपए सरकार ने खर्च किए। अब इसके ये इन तीनों की अगर हम बात करें, कंजम्पशन, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट, अगर इन तीनों को सिर्फ जोड़ें तो इसको हम कहेंगे डोमेस्टिक इनकम। क्या कहेंगे? डोमेस्टिक इनकम। क्योंकि अभी हमने बाहर की कोई बात नहीं की, अभी हमारी बाउंड्री क्लोज है, और जब हमने बाउंड्री को ओपन किया तो हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट भी करेंगे और इंपोर्ट भी करेंगे। अब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के पैसे की बात करनी है, कितना पैसा एक्सपोर्ट से आया और कितना पैसा हमने इंपोर्ट में दिया।
तो अगर हम इन दोनों के डिफरेंस को भी इसका डिफरेंस को भी हम ऐड कर लेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, नेशनल इनकम कहेंगे। इस तरीके से देखिए एक डायग्राम के थ्रू भी हमने बताया, ये है पर्सनल कंजम्पशन, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, बिजनेस इन्वेस्टमेंट एंड दैट इज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ओके, इस तरीके से अब हम आगे बात करते हैं। अगर हम इन चीज़ों को ऐड करेंगे, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, तो हमको इसको क्या कहेंगे, नॉर्मली कहते हैं इसको हम जीएनपी कहते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। अब आगे देखते हैं, लेकिन हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हमारा इंडिकेटर नेशनल इनकम का नहीं होता। आपने कभी जीएनपी के बारे में नहीं सुना होगा, आप हमेशा किसके बारे में सुनते हैं, जीडीपी के बारे में। देखिए किसके बारे में सुनते हैं, जीडीपी के बारे में। तो जीडीपी में हम करते क्या है, जीडीपी में जो हम ये एक्स और एम वाला जो डेटा होता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट वाला डेटा को हम निगलेक्ट कर देते हैं, यहाँ से उसको हटा देते हैं। बिकॉज उसकी वजह क्या है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि हमेशा जो हमारा इंपोर्ट होता है, मतलब जो हम आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, उसमें पेमेंट हमको ज़्यादा करना पड़ता है क्योंकि इंपोर्ट हमारी ज़्यादा होती है और एक्सपोर्ट हमारा कम होता है। मतलब ये इंपोर्ट इज़ ग्रेटर देन, मच ग्रेटर देन एक्सपोर्ट, इंपोर्ट इज़ मच ग्रेटर देन एक्सपोर्ट। तो अब होता क्या है कि ये जो आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, इंपोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है, तो ये जो वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी। किसमें आएगी, माइनस में आएगी। तो जब ये वैल्यू माइनस में आएगी तो आपका कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर उसको भी माइनस कर देगी। फॉर एग्जांपल ऐसे समझ लीजिए कि कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जोड़ा आपने, इन तीनों को जोड़ने के बाद आपकी जो वैल्यू आई वो आई 100 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपीज़। ठीक है ना, और यहाँ जो माइनस में आ गया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे माइनस में आया वैल्यू कितना, 20 करोड़। तो अब टोटल जो आप कैलकुलेशन करेंगे वो तो टोटल नेशनल इनकम आपकी हो जाएगी सिर्फ 80 करोड़ रुपए। कितनी होगी, 80 करोड़। ये मतलब जो 100 करोड़ था उसको 20 करोड़ से और घटा देगी, बिकॉज ये वैल्यू माइनस में थी, तो वो ट्रू इंडिकेटर नहीं है। तो इसीलिए हम कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को ही अपने जीडीपी के कैलकुलेशन में लेते हैं। अब देखिए अगर हम आज के सिचुएशन में देखें तो हम समझ सकते हैं कि कंजम्पशन, हमने पहले बताया, इनकम के ऊपर डिपेंड करेगा। जो हमारे पास इनकम ही नहीं आ रही है, खासकर हमारे प्रोडक्शन हाउसेस बंद हैं, सारी चीज़ें बंद हैं, है ना, और इनकम भी जो है नहीं आ रही है जब लोगों के पास, तो कंजम्पशन का पैटर्न कम हो जाएगा। कंजम्पशन हम सिर्फ उन चीज़ों का कर रहे हैं आज के टाइम में जो हमारे ज़िंदा रहने के लिए, सस्टेन करने के लिए ज़रूरी है। जब कंजम्पशन कम हो जाएगा, ऑब्वियसली डिमांड कम हो जाएगी प्रोडक्ट की, और जब डिमांड कम होगी तो क्या होगा कि इन्वेस्टमेंट, जो बिजनेसमैन को डर रहेगा, इन्वेस्टमेंट वो करेगा नहीं इतना ज़्यादा। जब इन्वेस्टमेंट कम होगी तो इन्वेस्टमेंट कम होने की वजह से ये भी चांसेस होते हैं कि एम्प्लॉयमेंट, बेरोजगार लोग जो बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हो जाएगा। और जब इधर अनएम्प्लॉयमेंट भी घट गया, कंजम्पशन भी घट गया, जब कंजम्पशन घटेगा अल्टीमेटली जीएसटी भी सरकार का घट जाएगा। जैसे पेट्रोल नहीं बिक रहा है और प्रोडक्ट नहीं बिक रहे हैं तो अल्टीमेटली सरकार के पास जीएसटी भी तो नहीं आ रहा है, इनकम भी नहीं आ रहा है, और आपका टोटल इनकम भी कम हो जाएगा, है ना, बेरोजगार हो जाएंगे लोग, सरकार के और टैक्सेस घट जाएंगे। तो सरकार का जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकार के ऊपर बहुत बड़ा बर्डन आ जाएगा, है ना। बर्डन किस बात का आ जाएगा, एक तो इतने बड़े पैंडेमिक्स को संभालने का भी बर्डन है, दूसरी बात ये है कि ये जो चीज़ें हैं, सरकार की रेवेन्यू भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। तो इसका सीधा जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो हमारी जीडीपी पे पड़ेगा। हम इसको देखते हैं बाकी जीडीपी हमारे क्या रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास डेटा है जीडीपी का। ये डेटा कोई हमारा अपना डेटा नहीं है, बल्कि ये डेटा जो है आईएमएफ का डेटा। आईएमएफ जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक संस्था है, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो पूरे वर्ल्ड के देशों को, अलग अलग देशों को उनको फाइनेंस भी अवेलेबल कराती है और बहुत सारे असिस्टेंट भी उनको देती है। ठीक है ना, आपने सुना होगा ये में, और वो डेटा भी रिलीज़ करती है, उसी का डेटा है। आप नॉर्मली उनकी वेबसाइट पर जाके इस डेटा को डाउनलोड करके एक बार क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। आजकल के ज़माने में जहाँ पे फेक न्यूज़ इतना ज़्यादा है तो आप उसको चेक भी कर सकते हैं क्रॉस। ठीक है, तो हमने क्या किया, नॉर्मली इसमें 2009 से लेके 2021 तक का डेटा लिया है। 12 सालों का डेटा हमने शो करने की कोशिश की है। यहाँ हमने 5 साल का डेटा एक तरफ लिख लिया है, 5 साल का डेटा एक तरफ लिख लिया, और 2 साल जो भी हमारे डेटा जो करंट है और आगे आने वाले साल का डेटा अलग अलग लिख लिया। ठीक है ना, तो इन सालों में देखें 2009, 10, 11, 12, 13, ठीक है, इन सालों में हम यहाँ को देखें ग्रोथ परसेंटेज 8.5, 10.3, 6.6, 5.5, 6.4, ठीक है ना, इतने परसेंट का हर साल हमारा ग्रोथ हुआ है किसमें, जीडीपी में। तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर ग्रोथ रेट ज़्यादा है तो इसका मतलब हमारी इकॉनमी बहुत अच्छी है, हमारा जीडीपी बहुत अच्छा जा रहा है, हमारी जीडीपी, हमारी इकॉनमी का अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। ठीक है, जीडीपी का। तो यहाँ पे हम देखिए ये हमारा ग्रोथ रेट था। अगर हमने क्या किया, एवरेज निकाल लिया, इन सब का एक एवरेज निकाला कि एवरेज पर ईयर का ग्रोथ रेट कितना होगा। तो एवरेज कितना आ रहा है, 7.46,
मतलब 2009 से लेके 2014 तक के बीच में जो ग्रोथ रेट हुआ हमारी जीडीपी में वो 7.46, ठीक है ना, लगभग 7.5% का ग्रोथ हमारी इकोनॉमी में हुआ है, ठीक है ना। अब उसके बाद 14 से लेके हम 19 तक की भी बात करते हैं, तो 14 से लेके 19 तक में भी देखिए हमारा ग्रोथ है इस तरीके से 7.4 है, 8% है, 8.3 है, 6.1 है एंड 4.2। ये जो सबसे कम है इन 10 सालों के बीच का जो सबसे कम ग्रोथ रेट है, ठीक है ना, वो है 4.2%। ये बहुत ही इस तरीके के जो ग्रोथ रेट हैं, अगर इस तरीके से होता है जीडीपी में, तो अल्टीमेटली हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ही नुकसानदेह इस तरीके का ग्रोथ है। बिकॉज ऐसी कंडीशंस में हमारे इकोनॉमी में बहुत सारी समस्याएं पैदा हो सकती हैं, खासकर बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या पैदा हो सकती है, ठीक है। तो अगर एवरेज निकालें, इसका एवरेज निकालेंगे तो 6.8% है, 6.8% है, ठीक है। तो आप इसके बीच में डिफरेंस भी देख सकते हैं कि इन सब 5 सालों के बीच में क्या ग्रोथ रेट था एवरेज, और इन 5 सालों के बीच में क्या ग्रोथ। सबसे बड़ी जो इन 10 साल के डेटा में जो एक सबसे बड़ी बात देखने को मिल रही है, वो सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर इन 10 सालों के डेटा में सिर्फ एक डेटा ऐसा है 2010 में जो डबल डिजिट को जिसने क्रॉस किया है, ठीक है ना। बाकी सारे डेटा जो हैं वो 8, 6, 7, 5, 4 इसी तरीके से हैं, लेकिन एक ही डेटा ऐसा है कि इसने डबल डिजिट को क्रॉस किया। अगर हम लोग बात करते हैं ना 5 ट्रिलियन अपनी इकोनॉमी की, तो हमको अपना 5 ट्रिलियन अगर इकोनॉमी बनाना है तो हमको इसी तरीके के कांस्टेंट ग्रोथ रेट चाहिए जो डबल डिजिट में जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो शायद थोड़ा सा मुश्किल होगा इस तरीके की 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को उनको बनाना, ठीक है ना। अगर हमारी ग्रोथ रेट एक कांस्टेंट रेट में ग्रोथ करेगी, है ना, इस तरीके से, तो हमारी इकोनॉमी की 5 ट्रिलियन होगी। अब बात करते हैं 2020 में, 2020 में आईएमएफ ये बता रहा है कि 2020 में जो हमारा ग्रोथ रेट होगा वो 1.9% का होगा, मतलब 2% के आसपास का हमारा ग्रोथ रेट होगा। ये बहुत ही बड़ी परेशानी है हमारे सामने, ठीक है ना। और खैर हमने आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना बताया किस तरीके से जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, तो हम उससे समझ सकते हैं कि हमारा ग्रोथ रेट कितना ज़्यादा कम होने वाला है और कौन कौन सी समस्याएं हमारे सामने आके खड़ी होने वाली हैं इकॉनमी के सामने, ठीक है। लेकिन अच्छी खबर ये भी है कि आईएमएफ ये कह रहा है कि जो 2020 में 21 में 2021 में जो हमारा ये प्रोजेक्टेड ग्रोथ है, प्रोजेक्ट ये कर रहा है कि आगे चल के इतना % हो सकता है। ये भी हुआ नहीं है, ये हो सकता है, ये चांसेस की बात हो रही है। ये सारी चीज़ें अभी ये चांसेस की बात हो रही है कितना हो सकता है। तो ये हमारे सामने ग्रोथ रेट है, ठीक है ना। हमको ये समझ में आ गया होगा इसको समझने के बाद कि हमारे की इकॉनमी की आज मौजूदा हालात क्या है और क्या होने वाला है। एक इस तरीके से आईएमएफ जो है एक तरीके का मैप भी शो करता है, मैप के थ्रू भी दिखाता है, पूरे वर्ल्ड का जो है मैप है। ये अभी अप्रैल का ही मैप है, इन्होंने आउटलुक में, वर्ल्ड इकॉनमी आउटलुक में शो किया है। हमारी इंडिया ये रही, ठीक है ना। हमारी इंडिया का देखें, ये ग्रीन, ठीक है। तो ग्रीन में ये कह रहे हैं कि जो ग्रीन वाला जो पार्ट है वो 0 से 3% के बीच में रहेगा इनका ग्रोथ रेट, 0 to 3। अभी उन्हें पहले बताया 1.9% 2020 में, तो ये भी है, चाइना भी है, इंडिया भी है, ठीक है ना। ये सब जो हैं इनका जो ग्रोथ रेट रहेगा 2020 में वो कितना % रहेगा, 0 से लेके 3% तक रहेगा, ठीक है। तो इसके भी थ्रू हम समझ सकते हैं, और अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, है ना, वहाँ के भी इसमें डेटा आपको अवेलेबल है, और उसके चार्ट के थ्रू हम देख सकते हैं कि किस कंट्री में कितना ग्रोथ रेट होने के चांस। तो दोस्तों मुझे लगता है कि शायद आपको इसके थ्रू, जो मेरा प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको समझ में आया होगा कि जीडीपी क्या है और जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं, और आगे हमारे जो है क्या हालात बनने वाले हैं, करंट हमारी जीडीपी क्या है। मुझे लगता है कि शायद आपको ये वीडियो पसंद भी आया होगी, ये प्रेजेंटेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये प्रेजेंटेशन वाकई पसंद आया है तो आप इसको लाइक भी करिए, इसको कमेंट भी करिए, और इसको लोगों तक पहुँचाइए भी। और आखिर में मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जिस तरीके से हमारे हालात हमारे देश के हैं जो पेंडेमिक की वजह से, उसमें हमको भी वी शुड सपोर्ट द गवर्नमेंट। अपने गवर्नमेंट को सपोर्ट भी करना चाहिए, अपने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि जितना हम सपोर्ट करेंगे और घर में ही रहें, और जितना हम सपोर्ट करेंगे जितनी जल्दी जो है उतनी जल्दी हम इस चीज़ से रिकवर होंगे, और हमारे लिए भी आसान होगा और हमारे देश के लिए भी आसान होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।